हेलो तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अना चौधरी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। हम गृह विज्ञान होम साइंस में प्रसार शिक्षण प्रसार सेवा को समझ रहे हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन को। तो इसी में आपकी प्री की तैयारी हो रही है, साथ साथ आपकी मेंस की तैयारी हो रही है। मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देती हूँ कि आपको प्री की और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं करनी है, क्योंकि आपका सिलेबस सेम है। आपका पैटर्न जो है प्री और मेंस में है भले ही, लेकिन आपके जो सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं जिस थ्योरी से, वही थ्योरी से आपके मेंस के क्वेश्चन बनेंगे। तो ये जो प्री है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है और जो आपका मेंस है वो रिटन बेस है। तो इसलिए आपको इतना भी मतलब बर्डन लेने की या फिर अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस टॉपिक से जो टॉपिक काफी मतलब थियोरेटिकल होता है, उस टॉपिक से ही आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे, उसी टॉपिक से आपके खासकर मेंस में उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट हमेशा इम्पोर्टेंट ही होता है। तो हम प्रसार शिक्षा की पूरी बुक को कंप्लीट कर रहे हैं और उसमें हमने कई टॉपिक को कवर किया है अभी तक। तो आज हम समझेंगे प्रसार प्रशिक्षण केंद्रों का ढांचा। देखो, जब प्रसार प्रशिक्षण मतलब प्रसार सेवा का विस्तार हो रहा है, तो उस प्रसार सेवा के विस्तार में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। प्रॉब्लम्स ये आ रही थी कि जो प्रसार कार्यकर्ता थे, उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम ग्रामीण लोगों से कैसे डील करें, कैसे उनको समझाएं, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करने का तरीका इजी वे में हम उनको कैसे बताएं। तो उसके लिए जरूरी हुआ कि समय समय पर अन्य शहरों में मतलब शहरों में धीरे धीरे सेंटर्स खुलने लगे, ट्रेनिंग सेंटर्स खुलने लगे, और वहां पर प्रसार कार्यकर्ताओं को ग्रामीण लोगों को किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से उनको कम्युनिकेट करना है, उनको कन्विंस कैसे करना है, उसके लिए वहां पर उनको ट्रेनिंग दी जाने लगी। और इसमें जो शहर है उनको हम पढ़ेंगे, जहां पर सेंटर खोले गए वहां पर उनको जो है समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो जो भी स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, समझते हैं गृह विज्ञान प्रसार प्रशिक्षण केंद्रों का ढांचा। तो स्ट्रक्चर ऑफ होम साइंस एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेंटर्स। क्योंकि जो प्रत्येक जैसे ग्राम होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सेविका ट्रेनिंग सेंटर, इसमें क्या किया जाता है कि प्रत्येक ग्राम सेविका सेंटर में एक मुख्य प्रशिक्षिका, यानी कि जहां पर भी इनका ट्रेनिंग सेंटर होता है, वहां पर एक चीफ इंस्ट्रक्टर्स को रखा जाता है, जो मुख्य प्रशिक्षिका के रूप में रहती है। ठीक, और 3 सहायक उसकी प्रशिक्षिकाएं होती हैं। एक मेन हो जाता है और 3 उसके जो है हेल्पर हो जाती है, हेल्पर के रूप में हो जाती है। जो गृह विज्ञान स्नातक अब उनके पास में डिग्री, यानी कि उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उनके लिए होना चाहिए कि उनके पास में गृह विज्ञान स्नातक उपाधि हो अथवा गृह विज्ञान में डिप्लोमा प्राप्त हो। तो वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है मुख्य प्रशिक्षिका। ठीक है, तो उनकी ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ग्राम सेविका सेंटर में मुख्य प्रशिक्षिका बनने के लिए। ठीक है, अधिकांश सहायक प्रशिक्षिकाओं ने लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली, कस्तूरबा ग्राम इंदौर तथा लिटरेसी हाउस ऑफ लखनऊ में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यहाँ पर इनको ट्रेनिंग मोस्टली इन सेंटरों पे दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, वो ये बन जाता है कि अगर किसी भी महिला को मुख्य प्रशिक्षिका के रूप में किसी ग्राम सेविका सेंटर को ज्वाइन करना है, तो उसके लिए क्या उपाधि उसके पास में होनी चाहिए, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। और आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि कोई 3 या फिर 2, क्योंकि मेंस में तो सभी तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपके शॉर्ट भी आएंगे, वेरी शॉर्ट भी आएंगे, आपके लॉन्ग भी आएंगे। तो उसमें पूछ लिया जाएगा कि कोई 2 ट्रेनिंग सेंटर के नाम बताओ। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब जैसे ग्राम सेविकाओं का चयन किया जाता है, सिलेक्शन ऑफ ग्राम सेविका, तो उसका प्रोसेस क्या रहता है, उसका प्रोसेस होता है कि ग्राम सेविकाओं का चयन प्राय ग्रामीण क्षेत्रों से ही किया जाएगा, सिटी से नहीं किया जाएगा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों से क्यों किया जाएगा आप भी समझ रहे होंगे, वो इसलिए क्योंकि ग्रामीण महिलाएं ही ग्रामीण लोगों की समस्या को अच्छे से जानती है, और वहां की महिला किस तरह की भाषा में, किस तरह की बातों को अच्छे से समझती है, और उनकी
प्रॉब्लम्स से वो परिचित होती है। ग्रामीण लोगों की जो महिलाओं की सोच होती है वो भी वहीं की महिला जानती है कि ग्रामीण महिलाओं की सोच कैसी होती है। इसीलिए वहाँ की क्या रीति रिवाज है, वहाँ की क्या भाषा है, उनका क्या रहन सहन है, वो से भली भांति परिचित होती है। इस वजह से वहीं से जो है इनका चयन किया जाता है। ठीक, दूसरा क्या है, इनकी शिक्षा को अगर हम देखें तो न्यूनतम इनके पास में क्या होनी चाहिए, जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेविकाओं की जो उनके साथ में एडिशनल थी। ठीक है, हम मुख्य प्रशिक्षिका की बात नहीं कर रहे हैं, जो 3 अन्य थी उनकी बात कर रहे हैं। तो इनके पास में एजुकेशन क्या होनी चाहिए, इनकी न्यूनतम एजुकेशन क्या होनी चाहिए, मैट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, और पिछड़े क्षेत्रों में योग्यता में परिवर्तन भी किया जा सकता है। ठीक, अब मुख्य प्रशिक्षिका की तो एजुकेशन आपने देख लिया है, लेकिन यहाँ पर जो उनकी हेल्पर थी 3, उनके लिए जरूरी है कि हम उन्हीं के क्षेत्र से उनको जो है चुने, ताकि वो मुख्य प्रशिक्षिका को बता पाए कि यहाँ के लोगों को कैसे डील करना है। साथ ही साथ उनकी कुछ तो थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी वो भी होनी चाहिए, तो उनके पास में मैट्रिक होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर कहीं पर बात है पिछड़े एरियो की, तो ये थोड़ा बहुत मतलब योग्यता में, या फिर कह सकते हैं कि उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, यानी कि कम पढ़ी लिखी भी वहां से चल जाएगी। ठीक, अगर रुचि की बात करें तो रुचि की बात यह है कि भाई उनको इंटरेस्ट होना चाहिए, उनको इंटरेस्ट होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर कार्य करने में, उनकी रुचि होनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि वैकेंसी निकल रही है या फिर आपको जो है पता चला कि यहाँ पर ग्राम सेविका की हमें हेल्पर बनना है, तो उसके लिए जो है मतलब कोई भी आके खड़ा हो जाए, है ना, ऐसा नहीं, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब इस तरह से गाँव की समस्या सुनने कोई आता है, चाहे वो न्यूज़पेपर वाला हो, चाहे कोई भी हो, तो वो खासकर उसके पास में माइक लेकर जाता है जो थोड़ा ज़्यादा बोलता हो। तो ज़्यादा बोलने वाले का मतलब है कि वो एक्टिव है, वो क्रिएटिव है, वो साथ-साथ में वो जो है मतलब चीज़ों को लेकर मतलब उसके पास में जानकारी है, ठीक है? तो ऐसी महिला को वहाँ से चुना जाता है। इनका स्वास्थ्य स्वस्थ, सीधी-सी बात है, कोई बीमार है तो वो क्या ही हेल्प कर पाएगा मुख्य प्रशिक्षिका को। ठीक, दूसरा इनकी एज क्या होनी चाहिए। अब ज्यादा भी अगर बूढ़ी है, वृद्ध है, तो वो क्या ही मतलब इंटरेस्ट लेंगी, और कितना चलना फिरना घूमना, कोई भी मतलब एक्टिविटी करने के लिए उसका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, साथ साथ उसकी एज भी कम होनी चाहिए। ठीक, तो इसकी एज होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपसे पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 18 से 25 के बीच में उनकी एज होनी चाहिए। प्रत्येक ग्राम सेविका प्रशिक्षण केंद्र में कम से कम 40 परीक्षार्थियों का नामांकन किया जाता है, सॉरी। ठीक, तो आप कम से कम कितना ले सकती है, नामांकन आप कितना कर सकती है, तो 40 परीक्षार्थियों का ही कर सकती है। ओके, तो ये डिटेल आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें अगर हम बात करें इनका सिलेबस क्या होता है, जो ट्रेनिंग सेंटरों में प्रसार ग्राम सेविका को प्रशिक्षण कराने के लिए जो पाठ्यक्रम दिया जाता है, जो सिलेबस दिया जाता है, तो वो क्या होता है, उनका कोर्स क्या होता है, क्यों, कौन सा कोर्स उनको जो है करना पड़ेगा। तो कोर्स करना पड़ेगा, 1 वर्ष की प्रशिक्षण अवधि में निम्नलिखित पाठ्यक्रम सम्मिलित किए जाते हैं। 1 वर्ष की अवधि में इनको इतनी चीजें पढ़ाई जाती है जिनको हम आगे समझने वाले हैं। यानी कि 1 साल की ट्रेनिंग होती है, और 1 साल की ट्रेनिंग में उन्हें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, तो उनको पढ़ाया जाएगा कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर, क्योंकि जब वो ग्रामीण महिलाओं से मिलेगी तो उन्हें सिर्फ एक क्षेत्र से संबंधित तो जानकारी नहीं देनी है, उन्हें बहुत सारे क्षेत्रों से संबंधित जानकारी देनी है। तो सबसे पहले ये चयन करना होगा कि भाई कितनी चीजें हम, कितने क्षेत्रों से संबंधित चीजें हम इनको सिखाकर भेजें, जो इनको ये जाकर ग्रामीण महिलाओं को सिखाए। अब हम वही तो सिखाएंगे, अब वही तो उनका सिलेबस होगा जो आपकी प्रसार सेवा का है, जो आपकी प्रसार शिक्षा का है। ठीक है, तो प्रसार शिक्षा के जो भी हमने अभी तक सिलेबस पढ़े हैं, वो उनको ग्राम सेविकाओं को ट्रेनिंग में सिखाए जाते हैं। तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है कृषि विज्ञान की। ठीक, तो महिलाएं भी पुरुषों के साथ ग्रामीण क्षेत्र में कृषि संबंधी कार्य करती है, और कहीं कहीं तो पुरुषों की तुलना में औरतें अधिक कृषि कार्य करती है। ऐसे आप जानते हैं बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं। इसी दृष्टिकोण के अनुसार ग्रामीण जो ग्राम सेविकाएं होती हैं, ग्रामीण सेविकाओं को कृषि विज्ञान की शिक्षा के साथ साथ साग वाटिका, साग सब्जी आप कैसे लगाएंगी, कैसे सिखाएंगे उनको, महिलाओं को कि साग सब्जी कैसे लगाएं, पशुपालन करना कैसे सिखाएंगे कि अच्छे तरीके से आप कौन कौन सा पशुपालन घर पे रह के कर सकती है,
मुर्गी पालन आपको सिखाया जाएगा, आपको मधुमक्खी पालन सिखाया जाएगा। तो ये कृषि विज्ञान के अंतर्गत आपको सिखाए जाएंगे, ताकि आप गांव में जाकर ग्रामीण महिलाओं को ये प्रशिक्षण दे सके। ठीक, ये शिक्षा कृषि प्रसार शिक्षा केंद्र के कार्यकर्ताओं द्वारा दी जाती है। ये शिक्षा आपको कैसे कौन देगा? ये आपको ट्रेनिंग देगा कौन? ये ट्रेनिंग दी जाएगी आपको कृषि प्रसार शिक्षा केंद्र के कार्यकर्ताओं के द्वारा। ठीक है, फिर आपको दूसरे सब्जेक्ट का ज्ञान दिया जाएगा, दूसरे सब्जेक्ट की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जो है गृह विज्ञान होम साइंस। अब इस होम साइंस में वो कौन कौन सी बातें आपको बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, जो आपको बतानी है ग्रामीण महिलाओं को। आपको गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा ग्रामीण समाज शास्त्र, यानी कि उनके समाज में जो रूढ़ियां है आप उनको कैसे समझाओगी, उनका मनोविज्ञान, प्रसार विधियां, ठीक, और आहार एवं पोषण, ये भी गृह विज्ञान का ही विषय रहेगा। पारिवारिक वस्त्र विज्ञान, वस्त्रों का चयन, सिलाई और वस्त्रों की धुलाई कैसे करते हैं, ये सब सिखाना है आपको। कलर कपड़े कैसे धोते हैं, कपड़ों से दाग कैसे छुटाते हैं, ठीक है। और मातृ कला तथा शिशु पालन, ये भी उसी के अंतर्गत आएगा, गृह विज्ञान के प्रशिक्षण के अंतर्गत ही आएगा। स्वास्थ्य विज्ञान, अपने आप को स्वस्थ कैसे रखे, भोजन के माध्यम से घर वालों को स्वस्थ कैसे रखे, है ना, परिवार के अन्य सदस्यों को कैसे आप स्वस्थ रख सकते हैं। हस्तशिल्प मेन है ये तो आपको सिखाना ही है ग्रामीण महिलाओं को कि आप हस्तशिल्प का प्रयोग कैसे कर सकती हैं। कुटीर उद्योग, घर में ही रहते रहते कुछ टोकरियां बुनना, दरी बुनना, कुछ भी, मतलब ऐसे छोटे मोटे जो उद्योग होते हैं उनको कैसे आप घर बैठे चला सकती हैं। साथ ही साथ गृह विज्ञान तथा गृह प्रबंध, कैसे आप अपने पैसे को मैनेज कर सकती है, किस तरीके से अपना बजट बनाकर आप अपना पैसा बचा भी सकती है, साथ ही साथ अपनी जरूरतें भी पूरी कर सकती हैं। आप ये ट्रेनिंग के दौरान सीखेंगी और आपको जो है ग्रामीण महिलाओं को ये जानकारी देनी है। ठीक है, तीसरा आप ट्रेनिंग में सीखेंगी क्षेत्रीय कार्य। क्षेत्रीय कार्य, फील्ड वर्क। बहुत सी महिलाएं होती है, ग्रामीण महिला, जिनके पास में समय नहीं होता है, जिनके पास में ये होता है कि देखिए अगर हम आपको समय देंगे तो हम आपसे मिलने आएंगे, या फिर जो है आपको समय देंगे तो हमारा काम छूट जाएगा। तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए अलग से समय निकालना पड़ता है। तो क्षेत्रीय कार्य, प्रशिक्षण की अवधि में ग्राम सेविकाओं को 120 दिन के लिए गांव में रहना आवश्यक है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट है ये मतलब याद कर लेना डिजिट की कितने समय पर ग्रामीण जो सेविकाएं होती, ग्राम सेविकाएं होती है, उनको गांव में रहना अनिवार्य होता है। तो 120 दिन। ठीक, 1 वर्ष के समय में प्रति 1 माह 10 दिन गांव में रहकर कार्यकाल पूरा किया जाता है। ओके, इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी है। साथ ही आपको साथ ही जो प्रसार कार्यकर्ता होती हैं, ग्राम सेविकाएं होती हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है गृह विज्ञान की। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। तो अब हम समझेंगे इसके शिक्षा का इतिहास, गृह विज्ञान शिक्षा का इतिहास। ठीक, तो यानी कि किस प्रकार से जो हमारी प्रसार शिक्षा है, प्रसार शिक्षा में जो हम खासकर गृह विज्ञान को पढ़ रहे हैं उसका विस्तार कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दिल्ली के बारे में, इसकी हिस्ट्री जो है यहाँ से स्टार्ट होती है। तो सर्वप्रथम गृह विज्ञान शिक्षा को महत्वपूर्ण समझकर उसके वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक अध्ययन का आरंभ किसने किया था? लेडी इरविन महाविद्यालय में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ से गृह विज्ञान का प्रसार खासकर कहाँ पर, इंडिया में एक वैज्ञानिक तरीके से, एक वैज्ञानिक ढंग से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, किस कॉलेज में हुआ? तो लेडी इरविन महाविद्यालय में हुआ। ठीक, तो जनवरी 1927 में पूना में प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है ये लाइन कि जनवरी 1927 में पूना में प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन हुआ, जिसमें गृह विज्ञान की उच्च स्तरीय शिक्षा की नींव डाली गई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गृह विज्ञान की उच्च स्तरीय शिक्षा की नींव कब डाली गई, कहां पर डाली गई? तो आपको बताना 1927 में पूना में प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन में। अखिल भारतीय महिला अधिवेशन की अगली जो सभा हुई थी, अगली सभा 1928 में जनवरी में दिल्ली में हुई थी, जिससे यह निर्णय लिया गया कि स्त्री शिक्षा के विकास हेतु धन एकत्र करना आवश्यक है। शुरुआत तो हो गई पूना से, और दूसरा इसमें अधिवेशन हुआ, दूसरे इसमें बैठक हुई दिल्ली में,
वहां पर डिसाइड किया गया कि अगर हमें गृह विज्ञान का प्रसार करना है तो हमें फंड भी चाहिए, हमें पैसा भी चाहिए। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक फंड स्थापित किया गया, एक फंड की शुरुआत की गई, यानी कि जिसको नाम दिया गया अखिल भारतीय महिला शिक्षा निधि। ठीक है, इसमें फंड डालना शुरू कर दिया गया गृह विज्ञान के प्रसार के लिए। तो गृह विज्ञान के प्रसार के लिए अखिल भारतीय महिला शिक्षा निधि की स्थापना की गई और इस संगठन की अध्यक्षता, अब इसका कोई अध्यक्ष भी तो बनाना था, जो फंड कमेटी बनाई गई, इसका अध्यक्ष जो बनाई गई, किसको बनाया गया, लेडी इरविन को। तथा अवैतनिक सचिव, इनका कोई वेतन नहीं था, इनको कोई सैलरी नहीं मिलती थी, तो वो कौन थी, श्रीमती रुस्तम जी, फरीदू क्या नाम है इनका, फरीदू ने जी। ठीक है, तो ये तो अवैतनिक थी, इनको कोई सैलरी नहीं मिलती थी। ठीक है, और लेकिन अगर अध्यक्ष की बात करें, आपसे अध्यक्ष पूछा जाएगा तो वो आपको बताना है अखिल भारतीय महिला शिक्षा निधि की जो अध्यक्ष बनाई गई थी वो कौन थी, लेडी इरविन थी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो भारत में जब इसकी शुरुआत की बात करते हैं, प्रसार शिक्षा के अंतर्गत गृह विज्ञान का प्रसार जब शुरू हुआ तो भारत में पूना में इसकी शुरुआत की गई, अखिल भारतीय महिला अधिवेशन में। ठीक है, इसके लिए फिर जो है उच्च स्तरीय शिक्षा की नींव इसके लिए डाली गई कि भाई इसको विज्ञान की कैटेगरी में उच्च स्तरीय शिक्षा के रूप में इसको पढ़ाया जाना शुरू किया जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमारे पास में फंड होना चाहिए। अब फंड के लिए एक निधि बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई, जिसका नाम था आप अखिल भारतीय क्या नाम था, जिसका नाम था अखिल भारतीय महिला शिक्षा निधि। ठीक है, और इसके अध्यक्ष बनाया गया किसको, लेडी इरविन को। ठीक है, साथ ही साथ इनकी जो अवैतनिक सचिव थी वो थी श्रीमती रुस्तम जी फरीदुने जी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अखिल भारतीय समिति की स्थापना जब आपसे पूछी जाती है कि अखिल भारतीय समिति की स्थापना की कब गई थी, तो 1930 में की गई थी। इस संगठन की वार्षिक बैठक में की गई थी। विस्तृत अध्ययन तथा खोज के पश्चात यह अनुभव किया गया कि संगठन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु गृह विज्ञान प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ठीक, अतः 10 नवंबर 1932 को उच्च शिक्षा हेतु लेडी इरविन कॉलेज की दिल्ली में स्थापना की गई। यानी कि हमने ये तो समझ लिया कि हमें गृह विज्ञान को हाई लेवल पर पढ़ाना है, इसे ग्रेजुएशन या फिर कहे कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक ले जाना है, इसे जो है हम पीएचडी तक ले जाएंगे। तो उसके लिए जरूरी ये था कि पैसा होना चाहिए। पैसे के बाद ये जरूरी हुआ कि भाई हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग सेंटर बनाने पड़ेंगे, तभी हम इसका प्रसार कर पाएंगे। तो जब ट्रेनिंग सेंटर बनाने पड़ेंगे तो सबसे पहला ट्रेनिंग सेंटर गृह विज्ञान प्रसार के लिए कहाँ पर खोला गया, तो दिल्ली में खोला गया। किस नाम से खोला गया, लेडी इरविन कॉलेज। ठीक है, कब खोला गया, 1932 में, 1932 में। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो बात करें फिर, अब दिल्ली में तो इसका सेंटर पर ट्रेनिंग सेंटर खुल चुका है, तो फिर ट्रेनिंग सेंटर दूसरा खोला गया यूपी में। तो यूपी में कई जगहों पर जो है इसके सेंटर बनाए गए, आगरा, इलाहाबाद, बनारस। गृह विज्ञान की उच्च शिक्षा की व्यावसायिक पृथक महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज बना दिए तथा संस्थाओं में की गई। आगरा में 1968 में गृह विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई थी, जहां स्नातकोत्तर स्तर पर इसकी शिक्षा उपलब्ध है। ठीक, अब बात करें फिर पंजाब की। पंजाब में भी इसका ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया। कब बनाया गया, 1928 में बनाया गया, 1928 में। देखिए, दिल्ली में कॉलेज ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट हुआ गृह विज्ञान का 1932 में। ठीक है, और खासकर बात करें स्पेशली इन्होंने यूपी में आगरा का ही सिर्फ दिया है, तो 1968 में। और उसके बाद बात करें पंजाब में, तो पंजाब में गृह विज्ञान का ट्रेनिंग सेंटर खोला गया 1928 में। तो पंजाब में जब लड़कियों के लिए गृह विज्ञान शिक्षा प्रारंभ की गई, 1928 में प्रारंभ की गई, तो माध्यमिक शालाओं में गृह विज्ञान विषय को स्थान देने में पंजाब अग्रणी था। 1951 से उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भी गृह विज्ञान की शिक्षा आरंभ की गई थी, और 1954 में कपूरथला और पटियाला के महाविद्यालयों में भी गृह विज्ञान शिक्षा का आरंभ हुआ। तो ये रही कहानी पंजाब की। ठीक है, फिर बात आती है गुजरात की। गुजरात में भी इसके सेंटर खोले गए। तो प्रांतीय शासन द्वारा बड़ौदा में 17 सितंबर 1945 में महिला शिक्षा ट्रस्ट निधि की स्थापना की गई। शिक्षा की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए 1958 को गृह विज्ञान संकाय की स्थापना की गई थी, और विश्वविद्यालय के पुराने परिसर में ही इसकी स्थापना कर दी गई थी।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इतना सारा डिटेल कैसे याद रखें, कैसे मतलब इनको हम मेंस में लिखेंगे, है ना। तो इसके लिए सिंपल सा है, जब आपसे प्रशिक्षण केंद्र के बारे में पूछा जाएगा तो प्रशिक्षण केंद्र की सिर्फ अगर डेट दी है तो आपको एक डेट याद कर लेनी है, आपको वो सिटी याद कर लेनी है, ठीक है। और वहां पर कौन सी शिक्षा के इनके सेंटर खोले, उच्च शिक्षा के या फिर परिस्नातक के, कौन से स्तर की या फिर माध्यमिक स्तर का स्कूल खुला, ये 3 बातें आपको सिर्फ लिखनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। ओके। फिर उसके बाद आपको जो है चेन्नई आ जाते हैं, चेन्नई में इसके सेंटर खुला कब, 1948 में। कौन से स्तर का खुला, माध्यमिक स्तर का, ठीक है। और इसके बाद लड़कियों के विद्यालय में यह अनिवार्य विषय बन गया 1957 में कोयम्बटूर में। अब इसका इतना डिटेल से लिखने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है। अब ये तो सिटी का सिटी के अंदर मतलब जो मतलब स्टेट है, स्टेट के अंदर जो सिटी है वहां से जो है मतलब चीजें फिर ज्यादा मतलब डिटेल में हो जाती है, उतना आपको नहीं लिखना है। मेंस में सिर्फ आपको ये लिखना है, जैसे यहाँ पर हमने दिल्ली पढ़ा, यूपी पढ़ा, चेन्नई हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना है कौन से स्तर की वहां पर शिक्षा स्टार्ट की गई, कब की गई, ठीक, और किस लेवल की गई है, तो वो 3 चीजें आपको लिखनी है। मैसूर की बात कर लेते हैं, मैसूर में कब स्टार्ट हुआ, तो मैसूर में आज कर्नाटक में 1959 ईस्वी से तक 4 गृह विज्ञान महाविद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी। स्नातक स्तर की गृह विज्ञान शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। 1960 में मैसूर राज्य में स्नातकोत्तर गृह विज्ञान की शिक्षा आरंभ हुई। ओके। अब आंध्र प्रदेश में भी तिरुपति में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय स्तर पर गृह विज्ञान की स्थापना की गई थी। और बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में 1954 में गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना कर अध्यापन कार्य शुरू किया गया, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र की कहानी आती है, तो महाराष्ट्र में 1957 में गृह विज्ञान का अध्यापन शुरू किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कितने शहरों में इतने इसके जो है सेंटर है, प्रशिक्षण केंद्र है। अब बात करेंगे कि इसमें ट्रेनिंग कितने प्रकार की दी जाती है। ट्रेनिंग आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि प्रसार शिक्षा के अंतर्गत जो ट्रेनिंग के प्रशिक्षण के प्रकार है वो आपको वर्गीकृत करने हैं, वो आपको बताने हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है पूर्व सेवा प्रशिक्षण, और आपसे फिर पूछा जाए सेवा अंतर्गत प्रशिक्षण, यानी कि सर्विस के दौरान जो ट्रेनिंग दी जाती है, और आपको सर्विस से पहले की जो ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो वो समझते हैं इसमें क्या डिफरेंस है, यहीं से तो क्वेश्चन आता है आपका। तो पूर्व सेवा प्रशिक्षण क्या है, किसी भी नियुक्ति से पूर्व, जैसे कि आप, मैं एक सिंपल भाषा में समझा देती हूँ कि जो बीएड वाले होते हैं, है ना, बीएड वाले मतलब जॉब के बाद ट्रेनिंग तो लेते हैं, वो तो एक अलग हो गई, लेकिन जॉब से पहले ही उनको ट्रेनिंग दी जाती है, इसीलिए उनको टीजीटी बोला जाता है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बोला जाता है, क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग है वो उनकी जॉब से पहले ही करा दी जाती है, ठीक है, उनको ट्रेंड कर दिया जाता है एक तरह से, तो वो इसीलिए टीजीटी कहलाते हैं। तो ये भी कुछ इसी प्रकार का है कि आपकी अभी जॉब नहीं है, आप अभी कुछ सिखा नहीं रहे हैं, उसके पहले आपको जो है आपको कोई सेवा नहीं मिली है अभी, लेकिन उससे पहले आपको ट्रेन किया जा रहा है, ठीक है। तो पूर्व सेवा प्रशिक्षण यानी कि प्री सर्विस ट्रेनिंग, तो किसी भी नियुक्ति से पूर्व विभिन्न व्यवसायों को चुनकर व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। यह प्रशिक्षण भी प्राय नियमित शिक्षा की भांति होता है और विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होता है। उदाहरण के लिए पशुपालन, पशु चिकित्सा, इस तरह की ट्रेनिंग उनको दी जाती है। गृह विज्ञान, कृषि, अभियंत्रण, स्वराज्य एवं ग्राम विकास अधिकारी। इस प्रकार प्रसार कार्यकर्ता के रूप में सेवारत होने से पूर्व व्यक्ति जो भी प्रशिक्षण अथवा संबंधित शैक्षणिक योग्यताएं ग्रहण करेगा, यानी कि डिग्री लेगा, कोई डिप्लोमा लेगा, उसमें भी तो ट्रेनिंग होती है, तो वे इस वर्ग में सम्मिलित की जाती है। ओके। आप कंप्यूटर का डिप्लोमा भी आपको कंप्यूटर सीखने के बाद ही तो मिलता है, यानी कि आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर। आपको बीएड की डिग्री भी तो आपके बीएड की ट्रेनिंग होने के बाद ही मिलती है ना। तो ठीक उसी तरीके से आपने जो भी कोर्स किया है, डिप्लोमा किया है, तो वो आपकी पूर्व सेवा प्रशिक्षण के अंतर्गत आएगा। फिर आप जो है सेवा में आ जाते हैं, आपकी जॉब हो जाती है, तब फिर आपको जो है ट्रेनिंग दी जाती है,
तो उस ट्रेनिंग को हम क्या कहते हैं, सेवा अंतर्गत प्रशिक्षण, इन सर्विस ट्रेनिंग कहते हैं। तो अपने सेवा काल में भी प्रसार कार्यकर्ता विभिन्न प्रसार कार्यक्रमों से संबंधित ट्रेनिंग प्राप्त करेगा, यानी कि प्रशिक्षण प्राप्त करेगा, जिससे उसे क्या मिलेगा, नवीन पद्धतियों का ज्ञान मिलेगा, गतिविधियों, नए नए शोध, तकनीकी, यंत्र, उपकरणों से संबंधित जानकारी प्राप्त होगी। कभी कभी नए कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व भी आपको क्या करना होगा, पूर्व प्रशिक्षण शिविर प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए लगाए जाएंगे। सेवा अंतर्गत प्रशिक्षण तो कई प्रकार के होते हैं, जो विषय वस्तु यानी कि सब्जेक्टिव हो सकते हैं, उद्देश्य उसका कोई ना कोई पर्पज से हम ट्रेनिंग कराएं, या फिर समय सुविधाओं के अनुसार ट्रेनिंग कराएं, है ना। तो ये सेवा काल में दिए जाने वाले प्रशिक्षण निम्नलिखित हैं। देखिए, जब आपकी जॉब हो चुकी है, ठीक है, तो आपको सेवा अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है। अब वो कितने चरणों में दिया जाता है, जैसे ही आप सेवा में आ गए, आप जॉब में आ गए, तो सबसे पहला आपका होगा प्रवेश प्रशिक्षण। सबसे पहले आपकी प्रवेश इंडक्शन ट्रेनिंग, ठीक है। तो प्रवेश प्रशिक्षण में क्या होगा कि प्रसार कार्यकर्ताओं को प्रवेश प्रशिक्षण ओरिएंटेशन केंद्रों के द्वारा प्राप्त होता है। उन्हें प्रमुख रूप से प्रसार सेवाओं एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की जानकारी दी जाती है। तो इस समाज से जुड़ी समस्याओं को आपको कैसे समझना है और कौन कौन सी समस्याएं होती है, ये सबसे पहला चरण होता है जो आपको समझाया जाता है। उन्हें अपने कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाती है। आपको बताया जाता है कि देखिए, आपका चुनाव इसलिए किया गया है, आपको जॉब इसलिए मिली है और आपको ये काम करना है। नियुक्ति के पश्चात वे अपने संस्था का एक अंग बन जाते हैं। उसकी नीतियां, जो हमारी संस्था की नीति है, जो उद्देश्य है, उत्पादन की प्रक्रिया है, विधि है, मशीन तथा अन्य उपकरणों और सामग्री का पूरी डिटेल से उनको बताया जाता है। फिर आपका बीच बीच में कभी कभी लघुकालिक प्रशिक्षण भी होता है, शॉर्ट रेंज कोर्स भी जिसको बोलते हैं, ठीक। ये क्या होता है, जैसे कभी कभी मतलब कोई स्पेशल कोई टेक्नोलॉजी आई है, या फिर जो है कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको क्या किया जाएगा, यह प्रशिक्षण प्राय 45 दिन का होगा। तो कभी कभी वह 30 से 45 दिन का भी हो सकता है। तो प्रसार सेवा से संबंधित व्यक्तियों हेतु प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते हैं। होता है ना कि 4 दिन के लिए शिविर लगा है, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, तो ये शिविर लगाए जाते हैं। कभी कभी इनको लघुकालिक प्रशिक्षण बोलते हैं। रिफ्रेशर कोर्स, ये क्या होता है, रिफ्रेशर कोर्स, दिन प्रतिदिन व्यक्ति अपने ज्ञान में वृद्धि करता रहता है, वह नई नई खोजें करता रहता है। तो समय समय पर प्रसार केंद्र से प्रसार कार्यकर्ताओं को समय समय पर ऐसे कोर्स कराए जाते हैं, जिससे वो रिफ्रेश होते रहे, उनकी जो नॉलेज है अपडेट होती रहे। तो रिफ्रेशर कोर्स के अंतर्गत नई जानकारी प्रदान की जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रसार सेवा प्रशिक्षकों को नई जानकारियां कौन से कोर्स के अंतर्गत या फिर कौन से प्रशिक्षण के अंतर्गत सिखाई जाती है, तो आपको बताना रिफ्रेशर कोर्स के अंतर्गत। अतः नई सूचनाओं, खोजों, विधियों एवं शोधों के प्रसार से संबंध यह अवश्य है, ठीक है। फिर कार्य प्रशिक्षण क्या होता है, कार्य प्रशिक्षण यह होता है कि जो आप जिस पर्पज के लिए आपकी जॉब लगी है, जिस कार्य को आपको करना है, तो अपने कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण प्रसार कार्यकर्ताओं को दिए जाते हैं, है ना। और उसमें वो चीजें मतलब करके सिखाई जाती है, फिर दिखाई जाती है। तो उदाहरण के लिए भूमि संरक्षण, आहार संरक्षण, दवाइयों का छिड़काव, बुआई आदि, ठीक, उनको टॉपिक दिया जाता है। उसके बाद आता है ओरिएंटेशन कोर्स। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बताना। जब कार्यकर्ता अपना कार्यभार ग्रहण कर लेगा, तो उसे कुछ प्रमुख बातों से अवगत कराना आवश्यक हो जाता है। जिस संस्था में वह कार्य करता है, उसके उद्देश्य, दर्शन, आचरण संहिता का ज्ञान कराना भी आवश्यक होता है। और प्रसार कार्यक्रम के लक्ष्य, उद्देश्य, प्रसार प्रशासन, प्रसार संगठन, प्रसार सेवा की शर्तों के अनुसार जानकारी दी जाती है। इससे वे अपनी सेवा की प्रकृति, उद्देश्यों और सीमाओं से परिचित हो जाते हैं और कुशलता पूर्वक अपने कार्य करने के योग्य हो जाते हैं। यानी कि आप जिस कार्य के लिए आए हैं उसके लिए डेडिकेटेड रहे, आपको जो काम दिया है सिर्फ आप ईमानदारी से उसे ही करें, ठीक है। सम्मेलन, सामयिक बैठकें, सेमिनार, गोष्ठी तथा कार्यशाला आदि, इस प्रकार की प्रशिक्षण व्यवस्था राज्य के जिले स्तर के ऊपर के कार्यकर्ताओं हेतु कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा की जाएगी, और विशेषकर रबी और खरीफ अभियान चलाने के लिए
सम्मेलन या सामूहिक बैठक या फिर सेमिनार या फिर गोष्ठी की जाएगी। और समय समय पर प्रसार कार्यकर्ताओं हेतु कार्यशालाएं और सेमिनार और गोष्ठियां और सभाएं सम्मेलन आदि आयोजित किए जाते हैं। ठीक, सीधे काम पर लगाकर प्रशिक्षण, बहुत से होते हैं ना, जैसे प्राइवेट जॉब में आपने देखा होगा, उनको कहाँ पहले से ट्रेनिंग दी जाती है, उनको तो जैसे ही मतलब वो आए, आज ज्वाइनिंग हुई, अगले दिन से जो है काम पे लगा दिया जाता है, कंप्यूटर पे बैठा दिया जाता है कि डायरेक्ट करो। वो क्या होता है फिर वो देख देख कर सीखते हैं। ठीक है, तो सीधे काम पर लगाकर प्रशिक्षण, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसके अंतर्गत नियुक्त कार्यकर्ता को किसी प्रशिक्षित पर्यवेक्षक अथवा फोरमैन की देखरेख में सीधे कार्य पर लगाकर प्रशिक्षण दिया जाता है ना। एक उनके हेड को उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है। इसे मशीन चलाना, उपकरणों का सही तरीके से प्रयोग करना, कार्य की प्रकृति आदि को कार्यकर्ता धीरे धीरे सीख लेता है। ओके, नो डाउट। कार्य से पृथक प्रशिक्षण, ये तो कार्य हुआ, लेकिन कुछ ऐसे प्रशिक्षण भी उनको दिए जाते हैं ताकि उनकी वोकल स्किल अच्छी बने, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी बने, प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी बने और सोशल स्किल अच्छी बने, है ना। और हर एक चीज को वो वैज्ञानिक ढंग से सीखे ताकि उनकी हिचकिचाहट, घबराहट, ये सब असुविधाएं उनकी दूर हो जाए। तो कार्य से पृथक प्रशिक्षण इस प्रकार का होता है। संयुक्त प्रशिक्षण योजना, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ये क्या होता है? यह प्रशिक्षण प्राय इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंध तथा व्यवसाय प्रशासन आदि संस्थाओं द्वारा दिया जाएगा और व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक ज्ञान दोनों ही प्रकार का उसमें ज्ञान दिया जाता है। यदि फिर भी कुछ कमी रह जाती है तो प्रशिक्षार्थी को समय समय पर व्यावसायिक संस्थाओं में भेज दिया जाता है। उसको मतलब एक तरह से उसको रिवीजन करा दिया जाता है। ठीक है। संवेदनशीलता अथवा टी ग्रुप प्रशिक्षण, संवेदनशीलता यानी कि कोई सेंसिटिव ऐसा असुविधा आ रही है आपको किसी चीज को समझने में, तो आपको इस प्रकार का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। और प्रशिक्षण अथवा अप्रेंटिस प्रशिक्षण, इस प्रकार का प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य प्रशिक्षार्थी को किसी विशेष कला, तकनीकी अथवा व्यवहारिक ज्ञान में पूर्ण कुशलता प्रदान करना होता है और यह कुशल कर्मी के लिए चलाया जाता है। कुछ बड़ी संस्थाओं में उनके लिए अलग से प्रशिक्षण संस्था चलाई जाती है। ठीक। प्रसार क्षेत्र में कार्यक्रम विषय, प्रसार क्षेत्र में कार्यक्रम विषय, प्रोग्राम, कॉन्टेक्ट एरियाज, इसका मतलब यह है कि व्यक्ति के जीवन में जीवन पर्यंत चलने वाली व्यावसायिक सतत प्रशिक्षण योजना का संचालन प्रसार सेवा द्वारा होता है। ये आप जो प्रसार सेविका है, प्रसार सेवक होते हैं ना, उनको वर्ष भर या फिर कहे कि जब तक उनका जीवन काल है, जब तक वो सेवा में है, उनको ट्रेनिंग मिलती ही रहती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए प्रसार सेवा के उद्देश्यों की प्राप्ति महत्वपूर्ण है कि हम जिस उद्देश्य के लिए हमें ज्वाइनिंग हुई है हमारी, वो हमें समय समय पर जो है हम इनको याद दिलाते रहे ताकि उन उद्देश्यों की पूर्ति होती रहे। ठीक। तो ये हमने समझा प्रसार प्रशिक्षण के केंद्रों को और कहाँ पर इसके केंद्र बनाए गए हैं, कितने स्तरों पर प्रशिक्षण होते हैं। ठीक है। और इसके कितने प्रकार होते हैं, किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है और कितने तरीकों की ट्रेनिंग होती है, तो ये हमने समझा है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो कोई भी डाउट हो तो जरूर बताना, बाकी लोगों को भी शेयर करें। क्लास इतने दिनों बाद हुई है उसके लिए सॉरी चाहती हूँ। ठीक। तो कमेंट करके कमेंट भी जरूर बताना कि क्या आपको प्रॉब्लम महसूस हो रही है और किस चीज में आपको प्रॉब्लम आ रही है। बाकी क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।